गुड मॉर्निंग। वेलकम बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। और फटाफट हैंड रेज कर दो अगर आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है, वीडियो भी क्लियर है। रेज योर हैंड। ओके बेटा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी सभी फ्रेंड्स को ये कहिए कि वो क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस। कई बच्चे अभी भी हैं जो अनअवेयर हैं और वो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज अटेंड द क्लास रेगुलरली। बच्चों, 1 जून से आपके एग्जाम्स भी हैं, तो इसलिए आपको क्लास लगातार ज्वाइन रखनी जरूरी है। बच्चों, क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाना है हमें, तो आप अपने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिए क्लास के अंदर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। बच्चों, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इन यस्टरडेज क्लास, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल क्या है। बच्चों, कंट्रोल एक पावर है। कंट्रोल किसी भी लिविंग बीइंग की या किसी भी एनिमल की एक पावर है, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने की, उसको स्लो करने की और उसको स्टॉप करने की। आ गई बात समझ में? सेकंड लेते हैं कोऑर्डिनेशन। बच्चों, जब बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं और रेगुलेटेड मोड में वो एक साथ फंक्शन करते हैं, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन। आगे बात समझ में? द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड पार्ट्स पैरेलल इन पैरेलल कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं इम्पल्स की। बच्चों, इम्पल्स क्या है? इम्पल्स क्या है कि जो कन्वे होने वाले जो मैसेज हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इम्पल्स कहते हैं। इसके बाद में लेते हैं कोई भी एक्सटर्नल एजेंट। कोई भी जो एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी में सेंसेशन कॉज करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो एक पार्ट हो गया कि जब भी कोई बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। दोबारा सुनिए बेटा, स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो आपकी बॉडी में रेस्पॉन्स कॉज करता है, इम्पल्स कॉज करता है, जनरेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। फिर लेते हैं रेस्पॉन्स। बेटा, रेस्पॉन्स क्या है? द एक्शन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स अगेंस्ट द या इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो भी एक्टिविटी होती है उसी को हम रेस्पॉन्स कहते हैं। उसी के अगेंस्ट जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। तो बच्चों, अब लेते हैं रिसेप्टर। बच्चों, रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो ऑर्गन है, जो रिसेप्टर है वो ऑर्गन है या वो बॉडी का पार्ट है जहां से इम्पल्स जो होते हैं वो रिसीव होते हैं, तो उस भाग को क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। आगे बात समझ में? और जो ऑर्गन या मसल जो है जहां पर वापस से ऑर्डर इम्पल्स आता है, तो वो उस रेस्पॉन्स को शो करता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने बताई है बेटा। सबसे पहले लेते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस इज द एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सेंसेशन विच स्टिमुलेट्स द रेस्पॉन्सेज इन द बॉडी। सेकेंड लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकली जो मैसेज ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर। हमारे मान लो हाथ के ऊपर किसी ने नीडल प्रिक की है, तो हाथ से लेकर ब्रेन तक जो मैसेज जा रहा है, इलेक्ट्रिकल मैसेज जा रहा है, उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रेस्पॉन्स, कि स्टिमुलस के अगेंस्ट जो एक्शन होता है उसी को हम रेस्पॉन्स कहते हैं। और रिसेप्टर के बॉडी के वो ऑर्गन जहां से रिसीव होता है कोई भी स्टिमुलस, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। बच्चों, न्यूरॉन से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, हमारे नर्वस टिश्यूज बनते हैं और हमारा पूरा ब्रेन बनता है। आगे बात समझ में? तो न्यूरॉन क्या है? बच्चों, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल।
न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ये न्यूरॉन का स्केच है, इसकी स्टडी करते हैं हम। बच्चों ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, इस पार्ट को हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी। न्यूरॉन का ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी। और बच्चों ये जो पार्ट है, ये जो एमर्जेस हैं साइटोन के, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। इसके अलावा बच्चों अंदर जो फ्लूइड है, अंदर जो फ्लूइड है साइटोन के, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है साइटोन का, और इसके अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल है। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बताऊंगा आपको, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते न्यूरॉन के अंदर, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, और इसीलिए ये सेल्स डिवीजन नहीं करती, ये कभी भी डिवीजन नहीं करती। और एक और चीज, अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वापस से रिपेयर भी नहीं होती। आगे बात समझ में? तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। और बेटा ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड नीसल ग्रेन्यूल्स। क्या है ये? नीसल ग्रेन्यूल्स है, क्योंकि इनके अंदर बच्चों राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पार्टिकल्स या राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये नीसल ग्रेन्यूल्स है। और ये जो लॉन्ग एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा, ये जो लॉन्ग एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्सोन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। अब बच्चों देखिए, जब एक्सोन, ये जो एक्सोन है ये लॉन्ग है, और यहाँ आके ये ब्रांच हो जाती है, और ब्रांच होके इनके ये जो एंड है, इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल एंड कहते हैं। और ये जो नोब्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। अच्छा बच्चों ये जो एक्सोन है, इनके चारों ओर जो है सेल्स पाई जाती हैं। इनकी सेल्स को हम कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। और इनकी मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरीलेमा। इनकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा कहते हैं। अच्छा बच्चों इन सेल्स के द्वारा जो है एक्सोन के ऊपर फैट का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? फैट का डिपोजिशन। बेटा ये देखिए, ये फैट का डिपोजिशन है, मैं यहां लिख देता हूं। बेटा ये जो फैट का डिपोजिशन है, इन्हें हम कहते हैं माइलिन सीथ। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन सीथ। और इधर देखिए बेटा, ये माइलिन सीथ है, इसे हम मेडुलरी सीथ भी कहते हैं। और ये फैट का डिपोजिशन है एक्सोन के ऊपर। इसके अलावा स्वान सेल्स में इनके न्यूक्लियस भी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये है। तो बच्चों न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है, इन्हीं से हमारा ब्रेन बनता है। और एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है, वो यहाँ होता है कि एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये आपस में जंक्शन बना लेते हैं। तो एक से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी न्यूरॉन ऐसे कनेक्टेड रहती है। और जो रिसेप्टर ऑर्गन है, वहां से जब स्टिमुलस आता है तो न्यूरॉन के थ्रू रन करता है हमारे पहले स्पाइनल कोड तक, और स्पाइनल कोड के बाद में ब्रेन तक। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से बच्चों। अच्छा एक चीज और, इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? कि जो एक्सोन है बेटा, एक्सोन के आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। एक्सोन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और जो एक्सोन की जो इंटरनल सरफेस है, वहां पर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो बच्चों इंपल्स आते हैं डेंड्राइट से, भाई सिनेप्टिक नोब से डेंड्राइट में, डेंड्राइट से आते हैं साइटोन में, साइटोन से आते हैं एक्सोन में, और एक्सोन से सिनेप्टिक नोब तक। अब एक्सोन में कैसे रन करते हैं इंपल्स? जब बच्चों यहाँ पर इंपल्स आता है तो एक पॉलरिटी क्रिएट होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर चले जाते हैं, और वहां के नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाते हैं। फिर इंपल्स आगे बढ़ता है, आगे के पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं, और अंदर के नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाते हैं, और जो पहले वाले चार्ज है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज का अंदर आना, फिर नेगेटिव का बाहर जाना। तो ऐसे करते करते ये जो इंपल्स है, ये आ जाते हैं सिनेप्टिक नोब तक।
और सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा जो इंपल्स हैं वो अगली न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब बच्चों जो न्यूरॉन है वो भी 3 टाइप की होती है, जो न्यूरॉन है वो भी 3 टाइप की होती है। मैं समझा देता हूं आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन, बेटा सेकंड लेते हैं मोटर न्यूरॉन, थर्ड है कनेक्टर न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन। अब देखिए बच्चों कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो आपके रिसेप्टर ऑर्गन से स्टार्ट होती है और जाती है स्पाइनल कोड तक, और फिर वहां से जो है जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो आती है कनेक्टर न्यूरॉन। भाई सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है बच्चों कि जो इंपल्स है उनको कैरी करना रिसेप्टर ऑर्गन से और उसको स्पाइनल कोड तक सेंड करना। आगे बात समझ में। इसके बाद में लेते हैं कनेक्टर न्यूरॉन। स्पाइनल कोड के अंदर एक और न्यूरॉन होती है जिसे कनेक्टर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है। आई बात समझ में। और जो स्पाइनल कोड है वहां से बच्चों जो न्यूरॉन निकलती है वो जो कि वापस टारगेट ऑर्गन तक आती है, टारगेट ऑर्गन तक वापस न्यूरॉन आती है, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इसे हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो जो कि ऑर्डर इंपल्स को स्पाइनल कोड से या नर्वस सिस्टम से ऑर्डर इंपल्स को जो मोटर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कोड से लेके आती है टारगेट ऑर्गन तक। तो 3 टाइप की न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड कनेक्टर या रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है टू कैरी एंड ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कोड। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है इनका क्या फंक्शन है? टू कैरी एंड ट्रांसमिट द ऑर्डर इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कोड टू द टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यू या टारगेट मसल। आगे बात समझ में। और कनेक्टेड न्यूरॉन का है, दिस इज द न्यूरॉन, इट इज फाउंड इन द स्पाइनल कोड एंड इट कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अंडरस्टूड? तो बेटा यहां तक हो गया। अच्छा बच्चों, न्यूरॉन से ही नर्व फाइबर बनते हैं, नर्व्स बनती हैं। आगे बात समझ में आपके। तो ये मैं समझा रहा हूं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके? हाँ बच्चों, आपकी बहुत याद आ रही है। हेलो हाँ हेलो। सर। हाँ कपिल। हाँ बता हाय दें सर। क्या? हाँ हेलो, बताइए। हाँ बेटा। सर मुझे इस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वाला समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दोगे? एक ऐसा है कि न्यूरॉन समझ में आई ना, न्यूरॉन 3 टाइप्स की होती है। न्यूरॉन जो होती है 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। आगे बात समझ में। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जो इंपल्स हैं, जो सेंसेशन है, जो स्टिमुलस के जो सेंसेशन है उनको जो रिसेप्टर ऑर्गन है, मान लो मेरे हाथ में किसी ने नीडल प्रिक की, तो वहां से जो सेंसरी न्यूरॉन है इंपल्स को ले जाएगी स्पाइनल कोड तक। आगे बात समझ में। और स्पाइनल कोड में एक रिले न्यूरॉन होती है जो कि सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर देती है मोटर न्यूरॉन से। और मोटर न्यूरॉन वापस से जब जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि नहीं कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ठीक है ना, तो उस समय ऑर्डर देता है ब्रेन। तब क्या होता है, स्पाइनल कोड से जो मोटर न्यूरॉन है वो टारगेट इंपल्स को वापस लाती है टारगेट ऑर्गन तक, जो ऑर्डर इंपल्स को, सॉरी, जो स्पाइनल कोड से जो मोटर न्यूरॉन है वो ऑर्डर इंपल्स को टारगेट ऑर्गन तक ले जाती है। आगे बात समझ में। तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड कनेक्टर या रिले न्यूरॉन। एनी अदर स्टूडेंट? हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड हाँ आफ्टरनून सर। मोनिस, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, कैसा है?
बढ़िया हूँ सर। सर मेरा डाउट ये था कि सर आपने बोला कि न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं और वो वापस ठीक नहीं हो सकते। हाँ तो सर जो जैसे जो लोग मेंटल हो जाते हैं तो उनको न्यूरॉन भी डैमेज हो जाते हैं क्या? हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो भी हो सकता है। देखो, जो पागल या मेंटल हो जाता है तो उनका, मेरा मानना ऐसा है कि मेंटल बैलेंस खो देते हैं। वो जो पागल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने दिमागी जो संतुलन है उसको खो देते हैं। तो इस संतुलन खोने के कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, कोई शौक हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है उनके ब्रेन में। तो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है बेटा। हाँ, और कोई? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो नर्व्स हैं भाई, न्यूरॉन से ही नर्व्स बनती हैं। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ, हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया और हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। जो टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं, ठीक है ना, तो वो भी तीन प्रकार की हैं। सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। बच्चों जब भी आप बोर होने लगो तो प्लीज आप हमें बता दीजिए, तो हम कुछ और बात, किन्हीं बच्चों से बातचीत कर लेंगे, इंटरेक्शन कर लेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लास में जो है फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, न्यूरॉन के मिलने से ही नर्व्स बनती हैं। अब वो नर्व जो इंपल्सेस को ले जाती हैं स्पाइनल कोड तक, तो वो हो गई सेंसरी नर्व्स। इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। जो मोटर नर्व्स हैं इनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। और जो मिक्स्ड नर्व्स हैं इनके अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों तरीके की जो है न्यूरॉन्स पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये है। अब बच्चों मैंने कल आपको एग्जाम्स के बारे में बताया था कि 1 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस जो सिलेबस देंगे आपको, जैसे बायो में मैंने लाइव प्रोसेसेस दिया है, तो उसको आप लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करें, जहां भी डायग्राम्स है उनको बना के तैयारी करें, है ना। लेकिन थोड़ा सा स्लॉट चेंज हुआ है, जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा और जूम ऐप के थ्रू ही होगा। और ड्यूरिंग द एग्जाम आप अपने मोबाइल के कैमरे को आप अपनी कॉपी के ऊपर रखेंगे। तो आपको 3 स्लॉट मिलेंगे, एक 40 मिनट की क्लास, फिर 10 मिनट के बाद में या 5 मिनट के बाद में फिर एक 40 मिनट की क्लास, फिर 5 से 10 मिनट के बाद में फिर एक 40 मिनट की क्लास। तो 40 मिनट की क्लास होगी तो मान के चलो आपको 35 मिनट तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि आप एंटर करेंगे और उसमें। लेकिन बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्क्रीन के ऊपर शेयर होगा। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर होगा, आपको देखना है और फटाफट उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका आंसर फटाफट लिखना है आपको, ठीक है बेटा। तो इसमें बच्चों फिर 3 पार्ट, क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 किए गए हैं ना, मैंने सेक्शन बताए थे आपको। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। आगे बात समझ में? लेकिन इसको 3 पार्ट में बता दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 के अंदर बेटा क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्लस वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। दोबारा सुन लीजिए, पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, चॉइस वाले, और वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन हैं। अंडरस्टूड बेटा? और जो पार्ट 2 होगा, फिर पहले 40 मिनट की क्लास में पार्ट 1 सॉल्व कर लेंगे आप, फटाफट कर लेंगे उसको, ठीक है ना, टाइम मैनेज करते हुए। हालांकि पेपर आपको टाइम लिमिट के हिसाब से दिया जाएगा, बस आपको स्पीड बना के चलनी पड़ेगी। जो पार्ट 2 होगा बच्चों, उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 40 से 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होंगे उसमें? 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, 5 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और जो पार्ट 3 है, फिर वो 40 मिनट हो जाएगा, उसके बाद में पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 के अंदर मैक्सिमम बच्चों 2 या 2 से ज्यादा 3 तक हो सकते हैं, इतने ही क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। और उसमें डायग्रामेटिक भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन देखना और उसका फटाफट आपको फर्स्ट सेकंड से ही आपको, या फर्स्ट मिनट से ही उसके आंसर लिखने शुरू कर देना है। अच्छा, अब जिस कॉपी के अंदर आप बच्चों एग्जाम देंगे, तो उसकी आपको फोटो पिक करके कैम स्कैनर के थ्रू पीडीएफ सेंड करनी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप हर पेज के ऊपर अपना नेम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट जरूर लिखें। जिससे क्या है बेटा, आप समझ सकते हो कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप भेजोगे मुझे चेक करने के लिए, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मुझे ध्यान रहे कि ये जो फाइल है ये मोनिश की है या हार्दिक की है, जिसकी भी है। तो हर पेज पर नाम और क्लास और सब्जेक्ट होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बेटा मैं समझ सकता हूँ, एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ सिनेप्स के बारे में। कोई भी नहीं है? हेलो ओके। सर, मैं हूँ सर।
गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड सर आफ्टरनून। मैं क्या पूछ रहा हाँ हूँ बेटा सर, बताएं। जो कैमरा होगा वो हमारे फेस के ऊपर रहेगा या कॉपी के ऊपर रहेगा? आपको कैमरा देखना है उसमें, सॉरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन उसका जो ओके सर। लोकेशन है ना वो ऐसी रखना जिससे आपकी कॉपी के ऊपर रहे कैमरा। आगे बात समझ में, आप काम करते हुए दिखें उसमें। आगे बात समझ में, ओ, मतलब आप जो ओके टेस्ट दे रहे हो वो दिखना चाहिए कि हाँ भी टेस्ट दे रहे हो उसमें। हम जब आपकी सर। स्क्रीन देखें तो उसमें आप नजर सर आने चाहिए, आप मतलब आपकी कॉपी वगैरह नजर आनी चाहिए। आगे सर बात जैसे समझ में। कॉपी रखी है अपन, कॉपी के ठीक ऊपर कैमरा रख दे कि कॉपी पूरी दिख रही है क्या लिख रहा है, वो भी सही है फिर? कॉपी के क्या कह रहे हो? जैसे कॉपी हेलो। के एकदम ऊपर, जस्ट ऊपर। हाँ ये भी कर सकते हो, कॉपी के ऊपर भी रख सकते हो। आगे बात समझ में। बिल्कुल और ठीक है बाकी सर, बेटा जो थैंक यू। इंस्ट्रक्शन है ना वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, है ना। इंस्ट्रक्शन ओके आपको थैंक यू भेज रहे सर। हैं ना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है बच्चों, बोर नहीं होना है, नींद नहीं लेनी है आपको। आगे बात समझ में। बिल्कुल सर। जैसे अपन स्कूल के अंदर फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है ना, उसमें सर खूब पढ़ाई भी होती है, फन भी होता है, टॉपिक सर बहुत वो इंटरेस्टिंग फिजिक भी होता है। सर वो हाँ फिजिकल दो तरीके से हो जाती है सर। हाँ ठीक हाँ है ना सर। बेटा। तो ऑनलाइन में ना मेरे को थोड़ा लग रहा है सुनने में कि आप बोर हो रहे हो, है ना। नहीं बेटा, पढ़ाने में बिल्कुल जब कमी नहीं रख रहे हैं तो आपको फिर बोर भी नहीं होना है सर, ना। हम बोर हो ही ठीक नहीं है। रहे सर, किसने बोला सर? हाँ हाँ। अच्छा ऐसे क्या आपने नहीं बोला, कोई बात नहीं है ना, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। सभी के लिए, ठीक है ना बेटा। भी मेरी नजर में मैंने इंटरेस्टिंग काफी बना रखी है क्लास को। गुड और आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून ध्रुव। हाँ बेटा। हाँ सर। सर मैं बोल हाँ रहा था बेटा। कि है ना कि सर हाँ सबके कैमरे ऑन रहेंगे सर, तो सबको हाँ। सर कॉपी, तो सबको दूसरों की कॉपी दिख सकती है सर फिर तो? अरे बेवकूफ, कॉपी दिख सकती है, आंसर थोड़ी दिखेगा। अरे आप ऐसे बैठ के पेपर दे रहे हो और कैमरा सामने है, तो उल्टा साइड हो गया ना। तो आप कैसे अच्छा देख सर। लोगे दूसरे की कॉपी, है ना। है ना, इतना हाँ। दिमाग मत लगाओ, आप बस इतना ध्यान रखो कि आप बेस्ट दे सको। आप अपने एग्जाम यस। में बेस्ट देना, इतना इतना दूर के दिमाग मत लगाओ आप। ठीक है ना यस बेटा। सर, यस सर। चलो। हाँ। अब बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन है कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, रेस्पॉन्स देना, इंफॉर्मेशन लेना सराउंडिंग एनवायरनमेंट की, इंटरनल बॉडी की इंफॉर्मेशन लेना, बॉडी को बैलेंस रखना। तो ये सब है ना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब बच्चों बात करते हैं हम सिनेप्स की। बच्चों आपके पास यदि रफ कॉपी है तो आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करना सिनेप्स के बारे में, है ना। अब मैं बोल रहा हूं सिनेप्स क्या है, ध्यान से सुनिए। द जंक्शन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, द जंक्शन ऑफ the junction of synaptic knob and dendrite, the junction of synaptic knob and dendrite is called synapse। इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों रफ कॉपी आप हमेशा ध्यान रखा करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास से पहले मैं सारे डायग्राम्स बना के रखूं, और जिससे कि एक्सप्लेनेशन के पार्ट को ज्यादा ले सकूं। लेकिन फिर भी बच्चों कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अपन सारे डायग्राम नहीं बना पाते और क्लास का टाइम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम क्लास के साथ साथ में ड्रॉ कर लेंगे। बस आप मेरा साथ दें, और मैं गारंटीड कह रहा हूं कि बायो आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका नीट का बेस तैयार हो जाएगा, या कोई भी कंपटीशन का बेस है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम भी देंगे आगे जाके, तो 10 से 20 क्वेश्चन तो साइंस के आते ही आते हैं। 20 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, है ना। और उसमें कोई ज्यादा लंबी साइंस नहीं पूछते, यही 9th-10th लेवल तक की जो है साइंस पूछ जाती है। तो आप एक रफ कॉपी लेके बैठे बेटा, और साथ साथ में मेरे ड्रॉ भी करें। ओके। ये कुछ इस तरीके से बच्चों, जो डेंड्राइट पार्ट है वो भी ऐसे एक्सटेंडेड हो जाता है ना।
और जो डायग्राम जो है ना बायो में टेक्निकल पार्ट है, आप जितना इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि आप अच्छे डायग्राम बना सकते हो। और कोई भी टॉपिक है ना बेटा, जैसे आपने लाइफ प्रोसेस में भी देखा कि ह्यूमन हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी सिस्टम है, तो ये मतलब डायग्राम याद कर लो, आपका टॉपिक पूरा तैयार हो गया। तो इससे बड़ी और क्या बात चाहिए आपको। तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सारा टीचिंग ही डायग्रामेटिक हो जाए, जिससे क्या है कि डायग्राम बनाए और टॉपिक कवर। तो थ्योरी का पार्ट आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम में ही सारी डिटेलिंग आ जाएगी। और टाइम होता है तो मैं डायग्राम में सारी डिटेलिंग बता भी देता हूँ। तो देखते हैं बच्चों हम कहाँ तक इस सोच में कर पाते हैं काम। कई बच्चे हैं अपनी स्कूल के अंदर जिन्होंने वाकई में, उनको खुद को पता नहीं था कि वो बहुत अच्छे डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने क्लास अटेंड की, लगातार मेरे साथ साथ में डायग्राम्स ड्रॉ किए, तो फिर उनको खुद को महसूस हुआ कि हाँ यार। अच्छा बच्चों, मैं जब लियाल में आया था, मैंने ज्वाइन किया, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस पीछे काफी लंबा रहा है, लगभग लगभग 13 या 14 ईयर हो गए टीचिंग करते हुए। तो जब आया तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 9th में बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते थे पढ़ाई वाइज, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या चेंजेस आए कि वो बच्चे 10th में आए, जो अपना 10th का इस साल का बैच था, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। जो बच्चे 60% वाले थे वो 80 तक पहुंच गए। और लगातार वर्क करना, टाइम टू टाइम सारी चीजें दिखाना, प्लस क्या है उनमें एक डिसिप्लिन आने लग गया। पहले मैं देखता था बच्चे बोलते बहुत हैं, ज्यादा बहस बहुत करते हैं, है ना। धीरे धीरे हो सकता है मेरी डांट की वजह से, क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को डांटा बहुत है, पिटाई बहुत की है आपकी, है ना। तो लेकिन वो आपके भले के लिए था बच्चों, कभी भी हम दिल से आपका बुरा नहीं चाहते। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो एकदम ही चेंज नजर आए मुझे 10th के अंदर, और वो आज एकदम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। तो बच्चों ये कुछ चीजें हैं जो हमें स्कूल में ही सीखने को मिलती हैं। सभी टीचर आपके एज ए पेरेंट हैं, और मैं तो कहता हूँ जो टीचर आपके साथ ज्यादा सख्त है वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वो आपको गलतियां बताएगा आपकी, है ना। मैं हमेशा आपके साथ में सख्त रहा, हमेशा आपको डांटा, ठीक है ना। तो पहले पहले मैं बहुत बुरा लगा आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को कहानी समझ में आ गई कि नहीं यार, कि कुछ ना कुछ तो सिखा के जा ही रहे हैं हमें। तो बच्चों ये डायग्राम है सिनेप्स का। सिनेप्स क्या है दोबारा सुन लीजिए। मैंने जैसे कि बताया कि जो न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब है और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसकी जो डेंड्राइट है, जब आपस में जंक्शन बनाते हैं तो उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आगे बात समझ में। तो इससे क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब इंपल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है। अच्छा बच्चों ये एक सिनेप्स है, ये एक सिनेप्स है, और ये जो बीच में गैप है, इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बच्चों सिनेप्टिक नोब है, इसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक नोब। और ये है बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक नोब। क्या है ये, पोस्ट सिनेप्टिक नोब। पोस्ट सिनेप्टिक नोब। कई बच्चे लास्ट में 5-10 मिनट पहले ही क्लास छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें, आप लास्ट तक बने रहें आप, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है। ये अभी लाइव प्रोसेस रिपीट नहीं हो रहा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इसलिए क्लास बीच में मत छोड़ के मत जाइए आप। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब है, और बेटा ये रिसेप्टर्स हैं, और ये बीच का जो गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये बच्चों वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं बच्चों। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के एग्जांपल बता दूं, एसिटाइल कोलिन। क्या है एग्जांपल, एसिटाइल कोलिन। और उसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड।
तो जब बच्चों इम्पल्स डेंड्राइट से होते हुए, साइटोन से होते हुए एक्सोन में आते हैं, फिर एक्सोन से आते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड, फिर सिनेप्टिक नोब पर। तो सिनेप्टिक नोब के अंदर ये जो वेसिकल्स हैं ये एक्साइट हो जाते हैं, और बेटा जब ये एक्साइट होते हैं ये इन केमिकल्स को रिलीज करते हैं। तो ये केमिकल्स आ जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आ जाते हैं रिसेप्टर्स के अंदर, और रिसेप्टर से फिर ये केमिकल अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट में फिर जो डेंड्राइट है, साइटोन है, उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन के अंदर जो है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकली भी इंपल्स ट्रांसमिट होता है, केमिकली भी, कि डेंड्राइट से लेकर सिनेप्टिक नोब तक इलेक्ट्रिकली इंपल्स आता है, प्लस और माइनस जो चार्ज है उनके मूवमेंट की वजह से, और सिनेप्टिक नोब से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो केमिकल ट्रांसमिशन हो गया। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों ये स्केच है, इसको आप बनाएंगे और अच्छे से तैयार भी करेंगे, मैं नोट्स में भेजूंगा आपको ये। ओके बेटा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम टाइम बचा है। प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा, हेलो। हेलो सर। हाँ कपिल, बताइए। हाँ, सर ये पोस्ट सिनेप्टिक नॉब का क्या काम होता है? अरे समझा नहीं, ये तो सिनेप्टिक नोब हो गई ये वाली, ठीक है ना, और ये हो गया अगली न्यूरॉन की डेंड्राइट, जो अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट है वो हो गया। तो ये तो कनेक्शन है ना, यहां से जो इम्पल्स है वो अब अगली न्यूरॉन में जाएगा, तो यहां से होते वो साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हाँ काम सर, क्या है समझ यार, में आ ये गई। कनेक्शन है ना, एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में ट्रांसमिशन का जरिया है ये। आगे बात समझ में? और Thank you, कोई? सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। और कोई? हाँ बेटा, कोई भी क्वेरी है यदि, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, आपको मैं समझ रहा हूँ वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है और डायग्राम आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो यदि आज के सारे टॉपिक क्लियर हैं तो रेज योर हैंड, एक साथ सारे हाथ ऊपर कीजिए, जिससे क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हेलो अपेक्षा। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसी हो? कैसी हो बेटा? सर आई एम फाइन। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो, बताइए। हाँ सर अपेक्षा यहाँ बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है सेल का। आगे बात समझ में? भैया आपने पढ़ा ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है और ये पावर हाउस है सेल का। तो न्यूरॉन भी एक सेल है, तो इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही है, एनर्जी रिलीज करते हैं ना, रेस्पिरेशन इन्हीं के अंदर होता है, एनर्जी बनती है इससे। आगे बात समझ में है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है बेटा। और ओके कोई? सर। ओके, तो सभी बच्चे हाथ ऊपर कर दिया सभी ने? ओके, तो बेटा गुड बाय, कल की क्लास में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।